सो गॉल ब्लैडर डिसीजेस को समझने से पहले हमें गॉल ब्लैडर और उससे रिलेटेड जो हिपैटोबिलियरी एनाटॉमी है उससे हम क्लियर करेंगे। सो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसका हम शॉर्ट प्रीकैप देखेंगे। आज हम सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ लीवर पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और उसमें बेसिकली हम सेगमेंटल एनाटॉमी ऑफ लीवर देखेंगे, और उसके साथ साथ जो कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसकी रिलेटेड एनाटॉमी भी हम कवर करेंगे। सेकेंडली हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ हिपैटोबिलियरी सिस्टम से हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और जो गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है वो कैसे हेल्प करता है वो सारे चीज़ें हम पढ़ेंगे। और लास्टली हम कुछ कंजेनाइटल एनामोलीज ऑफ गॉल ब्लैडर देखेंगे, जिसको आपको AIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चनिंग आपको सॉल्व करने में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एनाटॉमी। बेसिकली गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर इज़ अ पियर शेप्ड ऑर्गन विच एक्ट्स एज अ स्टोरेज, जो स्टोर करता है किसको? बाइल को, और उसको कॉन्सेंट्रेट करता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, ठीक है। सो ये है गॉल ब्लैडर का बेसिक फंक्शन और उसका बेसिक साइज। सो अगर हम ये एब्डोमेन ड्रॉ करें, इसमें ये 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें से गॉल ब्लैडर कहाँ सिचुएटेड है? गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, ठीक है। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में सिचुएटेड है अंडर द सरफेस ऑफ द लीवर, ठीक है, लीवर के सरफेस के नीचे। सो गॉल ब्लैडर की लेंथ क्या है? गॉल ब्लैडर की लेंथ इज 6 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। उसकी कैपेसिटी है 30 to 60 ml और 2 to 3 सेंटीमीटर उसका ब्रेड्थ है। देन गॉल ब्लैडर कहाँ सिचुएटेड है? हमने तो देखा कि ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में सिचुएटेड है, और इट इज़ सिचुएटेड अंडर सेगमेंट 4B एंड 5 ऑफ द लीवर बेड। अभी सेगमेंट 4B क्या है और लीवर का सेगमेंट 5 क्या है, ये हम नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में आपको समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज गॉल ब्लैडर लैक्स ऑफ सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस म्यूकोसल लेयर ऑफ GIT। GIT में कुछ लेयर्स होते हैं, 4 बेसिक लेयर होते हैं, और उसमें से गॉल ब्लैडर में सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस म्यूकोसी नहीं है। ये आपका AIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि विच लेयर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर, वो है मस्कुलरिस म्यूकोसी एंड सब म्यूकोसी। मैं नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स में आपको उसको अच्छे से क्लियर करूँगा। तो यह बेसिक आउटलाइन है ये लीवर का जो फेंटेड है, और उसके बेड में ये गॉल ब्लैडर प्रेजेंट रहता है। ये कैसा एक पियर शेप्ड ऑर्गन है, और इसने सिस्टिक डक्ट से कंटिन्यू किया है, ठीक है। और सिस्टिक डक्ट किससे मिल गई है? कॉमन हेपेटिक डक्ट से। और क्या फॉर्म किया है? कॉमन बाइल डक्ट। अभी ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है वो किससे फॉर्म हुई है? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। देन कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके पैनक्रियाटिक डक्ट, जो मेजर डक्ट ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ विरसुंग जिसे कहा जाता है, ठीक है, इसको जाके मिलके सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में ओपन अप होती है। उस पार्ट का नाम है एम्प्यूला ऑफ वेटर, ठीक है। और जिसमें ओपन होती है उसको कहते हैं मेजर डिओडिनल पैपिला, ठीक है। और उसको एक स्पिंटर जो है वो सराउंड और सपोर्ट करता है, उसका नाम है स्पिंटर ऑफ ओडाई, ODDI, ठीक है। ये बेसिक एनाटॉमी हमने फर्स्ट ईयर में भी देखी है फ्रेंड्स। सो इतना बेसिक एनाटॉमी तो हमें पता होना चाहिए। देन हम अभी बढ़ेंगे सर्जिकल एनाटॉमी के आगे, ठीक है। सो बेसिकली हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि लीवर को हमने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, राइट एंड लेफ्ट सेगमेंट में, बाय फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये फाल्सीफॉर्म लिगामेंट दिख रहा है आपको? इस फाल्सीफॉर्म लिगामेंट में हमने लीवर को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया था। बट जब हम सर्जिकली एनाटॉमी कंसीडर करते हैं, सर्जिकल रिसेक्शन मतलब लीवर के कुछ पार्ट को अगर रिसेक्ट करना हो, तब हम उसे सेगमेंट वाइज क्लियर करते हैं। तो सेगमेंट वाइज क्लियर करने के लिए एक कैंटलीज लाइन होती है। कैंटलीज लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। कहाँ से पास होती है? फ्रॉम द इंफीरियर वेना कावा फोसा। इस डायग्राम में आपको दिख रही होगी, ये पीछे जो है ये ब्लू कलर से मैंने जो दिखाई है वो इन्फीरियर वेना कावा है। उसके फोसा से शुरुआत करते हुए गॉल ब्लैडर फोसा तक आती है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको गॉल ब्लैडर, एक पियर शेप ग्रीन कलर का ऑर्गन दिख रहा है, उसको कहते हैं कैंटलीज लाइन। इस लाइन के कारण लीवर सर्जिकली 2 भागों में डिवाइड होता है, एक राइट, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। और उसकी फिर
कुछ सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो यही वो कैंटलीज लाइन है, यहाँ पे इन्फीरियर वेना कावा फोसा से लेते हुए जो लेफ्ट साइड ऑफ द गॉल ब्लैडर फोसा तक, ये गॉल ब्लैडर फोसा यहाँ पे था, लेफ्ट साइड ऑफ गॉल ब्लैडर फोसा तक जाती है। ये कैंटलीज लाइन है, ये इसको डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो हमने ये सर्जिकल सेगमेंट्स में लीवर को डिवाइड किया है विथ कंपैरिजन टू व्हाट, विथ कंपैरिजन टू मिडल हेपेटिक वेन। ये जो मैं ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूँ या रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये मिडल हेपेटिक वेन। इसके कारण हम दो सेगमेंट्स में लीवर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में हमने एनाटॉमी में देखा था कि हेपेटिक सेगमेंट्स देखे थे, बट वहाँ पे थोड़ा सा हमें गलत बताया गया था। ये सेगमेंट 4 जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर BD चौरसिया में सेगमेंट 1 लिखा गया था, बट ये गलत है। सेगमेंट 1 यहाँ पे नहीं है, पीछे छुपा हुआ है। सेगमेंट 1 क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा, ठीक है। तो ये सेगमेंट 4 है, बेसिकली इसको सेगमेंट 4 कहा जाता है, जो काफ़ी बड़ा है। और सेगमेंट 4 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेगमेंट 4A एंड सेगमेंट 4B, ठीक है। तो ये हमारा गॉल ब्लैडर ऐसे सेगमेंट 4B और सेगमेंट 5 के नीचे रहता है। सो इसे हम कहते हैं कोनार्ड्स हेपेटिक सेगमेंट। एक साइंटिस्ट का नाम है कोनार्ड्स, फ्रेंच साइंटिस्ट है। प्रोनाउंसिएशन में इसको ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, कोनार्ड्स सेगमेंट। बट आप याद रखिएगा कि एज पर कोनार्ड सेगमेंटल एनाटॉमी गॉल ब्लैडर कहाँ लाई करता है, तो 4B एंड 5 के नीचे। और AIPGT में आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एज पर द कोनार्ड सेगमेंटल एनाटॉमी लीवर के कितने लोब्स होते हैं, सॉरी कितने सेगमेंट्स होते हैं। तो 8 सेगमेंट्स हैं और इसके सब सेगमेंट अगर ट्रू सेगमेंट्स देखे जाएंगे तो 9 होंगे, क्योंकि 4 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4A एंड 4B। तो ये आपका सेकेंड सेगमेंट है, ये थर्ड है, ये 4A, ये 4B, ये 5, ये 6, 7, 8 और 1 के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सो 2 से शुरू होके हम 8 तक आ जाते हैं, ठीक है। और 4 को हमने A और B में डिवाइड कर देते हैं। इसे कहते हैं कोनार्ड सेगमेंटल एनाटॉमी। अभी हम लेयर ऑफ GIT पढ़ेंगे। सो GIT में बेसिक 4 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट इज म्यूकोसा, सेकेंड इज सब म्यूकोसा। आप इस डायग्राम पे अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन थर्ड इज मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड फोर्थ जो यहाँ पे नहीं दिखाया है सीरोसा, या फिर उसे एडवेंटेशिया भी कहा जाता है, सीरोसा, ये फोर्थ है, ठीक है। अब हर कुछ लेयर्स में उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि म्यूकोसा के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है एपिथेलियम के साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये फर्स्ट पार्ट है म्यूकोसा का, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ म्यूकोसा इज लैमिना प्रोप्रिया एंड थर्ड पार्ट ऑफ म्यूकोसा इज मस्कुलरिस म्यूकोसी, ये इसके थर्ड पार्ट है। उसके बाद सेकेंड लेयर आती है सब म्यूकोसा, इसके कोई सब पार्ट्स नहीं है। और थर्ड लेयर आती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, इसके 2 सब पार्ट्स हैं, एक है इनर सर्कुलर मसल एंड अदर इज इनर आउटर लॉन्जिट्यूडनल। इसका निमोनिक ऐसे याद रखिएगा, इनर सर्कुलर IC एंड आउटर लॉन्जिट्यूडनल OL, ठीक है। इसके जो मसल फाइबर्स है ये सर्कुलर है और लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स हैं ये परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। और आउटर मोस्ट लेयर होती है सिरोसा, इसकी कोई सब पार्ट्स नहीं है, ठीक है। सो इससे रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चन AIPGT में पूछा जा सकता है। ये बहुत ही बेसिक हिस्टोलॉजी है GI ट्रैक्ट की। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में कवर किया कि गॉल ब्लैडर में कौन से 2 स्ट्रक्चर एब्सेंट रहते हैं। सो कौन से 2 स्ट्रक्चर्स रहते हैं, सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस म्यूकोसी, ये 2 स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर में एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। सो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि म्यूकोसा एब्सेंट नहीं रहता है, म्यूकोसा गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट रहता है, बट म्यूकोसा का जो थर्ड पार्ट है मस्कुलरिस म्यूकोसा वो एब्सेंट रहता है। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें मस्कुलरिस एक्सटर्ना के 2 नहीं तो बल्कि 3 लेयर है, तो स्टमक में मस्कुलर 3 लेयर होते हैं, एक एक्सटर्नली ऑब्लिक भी रहता है, ठीक है, ऑब्लिक मस्कुलर लेयर भी रहता है स्टमक में। देन आपको इसमें से और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि सबसे टफेस्ट लेयर कौन सा है इन सारे मस्कुलर लेयर्स, इन सारे जीआई ट्रैक्ट के लेयर्स में सबसे टफेस्ट लेयर कौन सा है? तो सबसे टफेस्ट लेयर ये है। कौन सा है ये है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड टफेस्ट लेयर। ये इतना स्ट्रांग है कि इससे सूचर मटेरियल बनाए जाते हैं, इंसानों के नहीं तो शिप और पिग्स। ठीक है, इनके जीआईटी से हमने सब म्यूकोसल लेयर्स को निकाल के उससे कुछ सूचर मटेरियल बनाए गए और उसका नाम है कैटगट। कैटगट, क्रोमिक कैटगट हमने अपने देखा होगा, 4th ईयर में हो गया या फिर इंटर में जो कोई भी बच्चे होंगे उनको पता होगा कि कैटगट या क्रोमिक कैटगट क्या है। तो ये सब म्यूकोसा है, रहता है किस कौन सा एनिमल का रहता है? तो वो पिग का रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये वही डायग्राम है कैंटलीज लाइन को दर्शाते हुए। कैंटलीज लाइन हम कैसे सेगमेंटली डिवाइड करती है लीवर को, और कोनार्ड सेगमेंट कैसे फॉर्म होते हैं। नाउ नेक्स्ट डायग्राम इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लंगार्ड्स प्रिंसिपल ऑफ हेपेटोबिलियरी सर्जरी। हेपेटोबिलियरी सर्जरी की एक बुक से ये हमने डायग्राम लिया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में ये सेगमेंट 1 है। सेगमेंट 1 यानी क्या है? कॉर्डेट लोब। आपने फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लीवर पे कई सारे स्ट्रक्चर देखे होंगे, उसमें क्वाड्रेट लोब और कॉर्डेट लोब भी थे, बट यहाँ पे हमने कहा है कॉर्डेट लोब, नॉट क्वाड्रेट लोब। क्यों नहीं है इसमें? कॉर्डेट है, सी है। कॉर्डेट लोब जो है वो फर्स्ट सेगमेंट रहता है लीवर का, सेगमेंट 1 रहता है। ठीक है, जिसे इसमें हमने डिवीजन दिखाया गया है। ये मिडल हेपेटिक वेन के जस्ट नीचे रहता है। ये मिडल हेपेटिक वेन इसके ऊपर से ट्रैवल करती है। ये MHV जो है इसके ऊपर से ट्रैवल करती है। तो ये इंपॉर्टेंट सर्जिकल लैंडमार्क रहता है। जब हम सर्जिकल डाइसेक्शंस करते हैं लीवर के, तब हमें देखना पड़ता है कि कॉर्डेट लोब को ज़्यादा इंजरी ना हो, ताकि यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जैसे कि इन्फेरियर वेना कावा, लेफ्ट पोर्टल वेन और MHV। ठीक है, सो अभी तक हमने सेगमेंटल एनाटॉमी पढ़ी और बेसिक ओवरऑल एनाटॉमी गॉल ब्लैडर की पढ़ी। अभी हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर गॉल ब्लैडर के पार्ट से लेके। ठीक है, सो उसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ फंडस, नेक्स्ट इज़ बॉडी, उसके बाद नेक और इनफंडिबुलम। ये 4 पार्ट आपको बाय हार्ट होने चाहिए, ये बहुत ही बेसिक पार्ट्स है। ठीक है, इनफंडिबुलम क्या होता है? तो इनफंडिबुलम इज़ नथिंग बट द एनलार्ज सेगमेंट बिटवीन बॉडी और नेक के बीच में जो है सेगमेंट रहता है, आउट पाउचिंग रहता है, उसे कहते हैं हार्टमन्स पाउच या फिर इनफंडिबुलम। ठीक है, इस आज के लेक्चर में आपको कई न्यू साइंटिस्ट के नाम और कई न्यू टर्मिनोलॉजीज पता चलेंगी, इसलिए आप इसको नोट डाउन कीजिएगा और इस लेक्चर को बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है एनाटॉमी के से रिलेटेड और इसकी फिजियोलॉजी और फिर एनामोलिस से रिलेटेड। ठीक है, सो इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे ये फंडस का एरिया है, उसके बाद ये है बॉडी, उसके बाद ये है नेक, और नेक और बॉडी के बीच में ये इनफंडिबुलम यानी हार्टमन्स पाउच। सो उसका फर्दर कंटिन्यूएशन है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट में कुछ स्पाइरल वॉल्व्स हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे इन्हें वॉल्व्स ऑफ हियस्टर कहा जाता है। ठीक है, और ये सिस्टिक डक्ट मिलती है कॉमन हेपेटिक डक्ट से और ये फॉर्म करती है CBD, और यह है पैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ विरसुंग। ठीक है, मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ विरसुंग। एंड पैनक्रियाटिक डक्ट एक एक्सेसरी डक्ट रहती है जिसका नाम रहता है एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ सैंटोर्नी। ठीक है, और मेजर रहती है विरसुंग। ये काफ़ी सारे डिफरेंट नेम्स है साइंटिस्ट से रिलेटेड, बट आपको इसको पढ़ना ही होगा क्योंकि ये AIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और आपके फ्यूचर करियर में भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्टली गॉल ब्लैडर क्या करता है? गॉल ब्लैडर ड्रेन्स इनटू कॉमन हेपेटिक डक्ट वाया सिस्टिक डक्ट एंड फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। ये तो हमने देख लिया। अभी सिस्टिक डक्ट की एनाटॉमी देख लेते हैं। उसकी लेंथ रहती है 3 to 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है नॉट मिलीमीटर, और उसकी ल्यूमेन का डायमीटर रहता है 1 to 3 मिलीमीटर, 1 to 3 mm नॉट सेंटीमीटर। और सिस्टिक डक्ट में कुछ स्पाइरल वॉल्व्स रहते हैं जिसका नाम है स्पाइरल वॉल्व ऑफ हियस्टर। ये आपको AIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि स्पाइरल वॉल्व ऑफ हियस्टर कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट है, तो वो सिस्टिक डक्ट में प्रेजेंट है, नॉट इवन गॉल ब्लैडर। ठीक है, और सिस्टिक डक्ट इज कवर्ड
मतलब बेसिकली वॉल, उसकी वॉल ऑफ सिस्टिक डक्ट इज कवर्ड बाय स्पिंटर ऑफ लुटकेंस। सो ये स्पिंटर ऑफ लुटकेंस कहाँ प्रेजेंट है, ये भी आपका AIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रेजेंट है सिस्टिक डक्ट के वॉल में। सो नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रायंगल ऑफ कैलोट्स या फिर कैलोट्स ट्रायंगल। जब हम सर्जिकली मैनेज करते हैं पेशेंट को, लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी करते हैं या फिर कोई भी हेपेटोबिलियरी सर्जरीज करते हैं, तो हमें कैलोट्स ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना और कैलोट्स ट्रायंगल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फर्स्ट ईयर में हमने कैलोट्स ट्रायंगल पढ़ा था एनाटॉमी में, बट वो डिफरेंट था। पहले हम डायग्राम पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे कि कैलोट्स ट्रायंगल की बाउंड्रीज क्या है। फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ाया गया था बीडी चौरसिया में, वो थोड़ा सा गलत था, कंप्लीट गलत नहीं था। सुपेरियरली इसकी बाउंड्री रहती है इन्फेरियर सरफेस से, उसके बाद लेफ्ट साइड में रहती है कॉमन हेपेटिक डक्ट, राइट साइड में रहता है गॉल ब्लैडर विद सिस्टिक डक्ट। ये हमें पढ़ाया गया था, ये कैलोट्स ट्रायंगल है। बट ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है, सर्जिकली मैं आपको ऑल करेक्ट करूँगा। ये जो मैंने डायग्राम्स बताए हैं और ये जो डायमेंशंस मैंने बताई, ये हिपैटोसिस्टिक ट्रायंगल की है और ट्रायंगल ऑफ बुडे एंड रॉको, ठीक है। बट हिपैटोसिस्टिक ट्रायंगल इज नॉट अ ट्रायंगल ऑफ कैलोट्स। हिपैटोसिस्टिक ट्रायंगल का एक पार्ट होता है ट्रायंगल ऑफ कैलोट्स, ठीक है। सो ट्रायंगल ऑफ कैलोट्स देखिए, इस डायग्राम में येलो से दिखाया गया है ट्रायंगल ऑफ कैलोट। बाकी सब सारी चीज़ें सेम हैं, बट जो रूफ है, रूफ इज फॉर्म बाय सिस्टिक आर्टरी, नॉट बाय इंफेरियर सरफेस ऑफ लीवर। इट इज़ फॉर्म बाय सिस्टिक आर्टरी। सिस्टिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, ये जो देख रहे हैं आप, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट के पीछे से होके एक ब्रांच दे रहे हैं, तो वो ब्रांच रहती है राइट हेपेटिक डक्ट की। आगे जाके हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई में। सो कैलोट्स ट्रायंगल इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल। उसकी बाउंड्रीज क्या है, सो लेफ्ट साइड में उसको कॉमन हेपेटिक डक्ट है, राइट साइड में और बिलो उसको सिस्टिक डक्ट है, और रूफ में उसको सिस्टिक आर्टरी है। तो C स्टैंड फॉर कैलोट्स और उसके C ये उसका निमोनिक है। कॉमन हेपेटिक डक्ट और दो सिस्टिक है, एक सिस्टिक आर्टरी और एक सिस्टिक डक्ट। बट ये राइट साइड में होती है सिस्टिक डक्ट और रूफ में रहती है सिस्टिक आर्टरी। और इस कैलोट्स ट्रायंगल का कंटेंट क्या है, ये बाउंड्रीज, ये कंटेंट्स आपको AIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपको सर्जरी के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स में या फिर आपको वाइवाज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैलोट्स ट्रायंगल कंटेंट्स द लिम्फ नोड ऑफ ल्यूंड, इसको सेंटिनल नोड भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट नोड अफेक्टेड, सेंटिनल नोड मतलब फर्स्ट नोड अफेक्ट होता है जब गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा होता है, कैंसर ऑफ गॉल ब्लैडर होता है, उसमें ये फर्स्टली अफेक्टेड होता है। सो इसका कंटेंट है, यहाँ पे रहता है लिम्फ नोड ऑफ ल्यूंड, सेंटिनल लिम्फ नोड ऑफ ल्यूंड। सो what is the blood supply of gallbladder? Gallbladder is supplied firstly by cystic artery. Cystic artery किसकी ब्रांच है, राइट हेपेटिक आर्टरी की। राइट हेपेटिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, वो ब्रांच है हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर की। हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर किसकी ब्रांच है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी की। और ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी सीलियक आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। सीलियक आर्टरी किसकी ब्रांच है, वो एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है। ये सारे ब्रांचेस आपको इसी तरह पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। और वेनस ड्रेनेज कैसे होता है, डायरेक्टली सेगमेंटल वेन्स, जैसे हमने जो कॉर्नर्ड सेगमेंट्स पढ़े थे, कॉर्नर्ड सेगमेंट, उसमें हमने देखा था लेफ्ट हेपेटिक वेन, राइट हेपेटिक वेन, मिडल हेपेटिक वेन। सो ये सेगमेंट वाइज अपने अपने वेनस ड्रेनेज कर लेते हैं। एंड लिम्फेटिक्स से गॉल ब्लैडर कहाँ ड्रेन होता है, लिम्फ नोड ऑफ ल्यूंड में, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर CA में सबसे फर्स्ट अफेक्टेड लिम्फेटिक स्प्रेड जो होता है, मेटास्टेसिस, वो लिम्फ नोड ऑफ ल्यूंड में होता है, इसीलिए उसको कहते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड ऑफ ल्यूंड, ठीक है। सो इस डायग्राम में आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये सीलियक ट्रंक या फिर सीलियक आर्टरी जिसे हमने कहा था, ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी है, फिर ये हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर है, फिर हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर में दो ब्रांचेस दी है, हेपेटिक लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक आर्टरी। तो ये राइट हेपेटिक आर्टरी में ये सिस्टिक आर्टरी है और ये है कैलोट्स ट्रायंगल, ठीक है। सो इसी तरह डायग्राम्स को देख देख के आपका एनाटॉमी क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी हम पढ़ेंगे बिलियरी ट्री के बारे में। तो बिलियरी ट्री यानी बाइल को कैरी करने वाले जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं,
वो जाके हिपैटिक डक्ट बनाते हैं, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? तो उस हर एक एक सेगमेंट होता है, वो एक दूसरे से यूनाइट होके राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बनाते हैं। तो कौन से सेगमेंट से कौन से डक्ट निकलते हैं और कौन से हिपैटिक डक्ट को फॉर्म करते हैं, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, सो ये सब हम लोग को पता है कि कॉमन हिपैटिक डक्ट किससे बनती है। तो बहुत बेसिक है कि राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से। ठीक है, अब ये राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट ये कैसे बनते हैं? सो ये बनते हैं कुछ अलग डक्ट से जो इंट्रा हिपैटिक बिलियरी डक्ट्स होते हैं। ठीक है, इंट्रा हिपैटिक यानी लीवर के अंदर कुछ डक्ट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं इंट्रा हिपैटिक बिलियरी रेडिकल्स या फिर इंट्रा हिपैटिक बिलियरी डक्ट्स। उनकी यूनियन से राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बनते हैं। ठीक है, सो राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कैसे फॉर्म होते हैं ये देखिए। तो सेगमेंट 1, 2, 3, 4A और 4B से कुछ डक्ट यूनाइट होके बनाते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, तो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कैसे बनता है? 1, 2, 3 और 4A 4B से। और वही जो बचे कुछ डक्ट्स हैं, बचे कुछ सेगमेंट्स हैं 5, 6, 7 और 8, इनके डक्ट से बनता है राइट हिपैटिक डक्ट। बेसिकली मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि ये गॉल ब्लैडर से रिलेटेड या फिर बिलियरी ट्री से रिलेटेड जो भी एनाटॉमी है, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है। अगर हम 10 पेशेंट को गॉल ब्लैडर के ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें से 4% पेशेंट्स में उसमें से 4 पेशेंट में यानी 40% पेशेंट्स में हमें वेरिएशंस या फिर कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो गॉल ब्लैडर और फिर बिलियरी डक्ट ये इतनी एनाटॉमिकली वेरिएंट सर्जिकल साइट होती हैं कि इसमें आपको हर पेशेंट में अलग अलग सर्जिकल एंटिटीज़ दिखाई देंगे। ठीक है, सो ये कुछ कॉमन रूल नहीं है कि सेगमेंट 1 लेफ्ट में ही जाके ड्रेन होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, सो जैसे मैंने कहा कि इन सम केसेस देयर इज एक्सेसरी डक्ट ऑफ लुश्का। ठीक है, लुटकेंस नहीं लुश्का। ठीक है, हमने जो लुटकेंस पढ़ा था वो था सिस्टिक डक्ट के वॉल में जो प्रेजेंट है, उस स्पिंटर का नाम था लुटकेंस। अब लुश्का इज़ अ एक्सेसरी डक्ट। मैं नेक्स्ट डायग्राम में आपको बताऊंगा कि कैसी लुश्का की डक्ट होती है। तो हम सीबीडी के बारे में पढ़ेंगे। सीबीडी की लेंथ है 8 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 6 to 10 mm इन डायमीटर। कई सारे बुक्स में कई सारे अलग अलग पैरामीटर्स दिए गए हैं। कई सारे बुक में 3 to 6 mm दिए गए हैं, कई सारे बुक्स में 6 to 10, 6 to 12, बट मैंने एक सर्जिकल स्टैंडर्ड कंसिडर करके 6 to 10 mm मैंने पढ़ा है, तो इसलिए मैंने आपको 6 to 10 mm डायमीटर सीबीडी का बताया है। सॉरी। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि लेफ्ट हिपैटिक डक्ट किससे बनती है? 1, 2, 3 और 4 नंबर के सेगमेंट से कुछ डक्ट्स ड्रेन करके लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बनती है। और राइट हिपैटिक डक्ट कैसे बनती है? 5, 6, 7 और 8 ये कुछ डक्ट्स फॉर्म करके इंट्रा हिपैटिकली राइट हिपैटिक डक्ट बनाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट डायग्राम में, राइट साइड वाले डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि ये राइट लोब ऑफ लीवर से एक एक्सेसरी डक्ट है जो डायरेक्टली गॉल ब्लैडर में एंटर कर रही है। ठीक है, ये डायरेक्टली गॉल ब्लैडर में अटैच्ड हो जाती है, तो उसको कहते हैं डक्ट ऑफ लुश्का, एक्सेसरी कोलेसिस्टो हिपैटिक डक्ट ऑफ लुश्का। ये 10% ऑफ द पॉपुलेशंस में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अभी हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, बेसिक फिजियोलॉजी देखेंगे। सो बेसिक फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि हमें जो पता है कि बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड इन लीवर, ये तो हमें पता ही है, और स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और उसके बाद रिलीज़ किया जाता है सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में। ठीक है, अभी उसके बेसिक कंपोजिशन क्या है? तो बाइल का बेसिक कंपोजिशन 97% इज़ वाटर। उसके बाद उसमें बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट्स रहते हैं। उसके बाद उसमें कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट रहते हैं। कई टाइप के बाइल सॉल्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बिलियरी स्टोन्स पढ़ेंगे, तब हम उसके बारे में, उस अलग अलग नेम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देन लीवर का एक्सक्रीशन रेट क्या रहता है बाइल का? ये आपको AIPGT पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 ml पर आवर, या IMP पॉइंट है कि एट द रेट ऑफ 40 ml पर आवर लीवर सिक्रेट्स बाइल, एक्सक्रीट्स बाइल। ठीक है, एंड अबाउट 95% of the bile salt are reabsorbed in the terminal ileum.
वाया एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। अभी ये एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन क्या रहता है? एंटेरो यानी इंटेस्टाइन, हिपैटिक यानी लीवर, यानी कुछ बाइल सॉल्ट्स अबाउट 95% बाइल सॉल्ट कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं? इलियम जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है इलियम, जो जाके मिलता है सीकम से, जो अपेंडिक्स के नज़दीक होता है। सो इस टर्मिनल इलियम से कुछ बाइल सॉल्ट 95%, मैक्सिमम कुछ नहीं, 95% बाइल सॉल्ट रीअब्सॉर्ब होके लीवर को जाके मिल जाते हैं। ठीक है। सो इससे रिलेटेड क्लिनिकल क्वेश्चंस हम अपकमिंग लेक्चर्स में ज़रूर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसके 3 बेसिक फंक्शंस हम इसमें पढ़ेंगे। ये तो हमें पता है कि इट इज़ अ मेजर रिजर्वायर ऑफ बॉइल। अभी इसके 3 बेसिक फंक्शंस है। फर्स्ट इज ड्यूरिंग फास्टिंग स्टेट, जब हम खाना नहीं खाते हैं तब स्पिंटर ऑफ ओडा के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण जो बिलियरी एक्सक्रीशन होता है वो कम हो जाता है, और जो डक्ट्स में जो बाइल है वो कहा जाता है इट इज़ डाइवर्टेड इनटू द गॉल ब्लैडर। मतलब स्पिंटर ऑफ ओडाई कॉन्ट्रैक्ट करता है और पूरा बाइल जो रहता है वो रिवर्ट बैक हो जाता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। कब ये सब होता है? फास्टिंग स्टेट में। एंड रिवर्स हैपन इन फीडिंग स्टेट। फीडिंग स्टेट में क्या होगा? स्पिंटर ऑफ ओडाई रिलैक्स होगा, जो कुछ भी बाइल स्टोर हुआ है वो जाके डिओडिनम के सेकेंड पार्ट में आ जाएगा। ठीक है। और ये सब किसके कारण होता है? एक एंजाइम है कोलेसिस्टोकाइनिन, इसके कारण होता है। ठीक है। देन सेकेंडली इट मेंटेन द concentration of the bile, not contraction, it is concentration, my mistake। ठीक है। इट मेंटेन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बाइल। कैसे बनाता है, कैसे कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है? मतलब ये कॉन्सेंट्रेट करता है, जो ओरिजिनल बाइल लीवर में बनता है उससे ज़्यादा मोर कॉन्सेंट्रेटेड, 5 to 10 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड बाइल हमें मिलता है गॉल ब्लैडर में। वो कैसे? क्योंकि गॉल ब्लैडर एब्सॉर्प्शन करता है किस किस चीज़ों का? वाटर का, सोडियम का और बाइकार्बोनेट का। हमने देखा था कि वाटर 97% कॉन्स्टिट्यूएंट देता है बाइल में। सो वाटर और सोडियम और बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करके हेपेटिक बाइल से 5 to 10 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड गॉल ब्लैडर इसको बाइल को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और इंक्रीज क्या करता है? लेवल ऑफ कोलेस्टेरॉल, बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स। और इन्हीं 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में कुछ कम ज़्यादा हो गया तो उसका कॉज बनता है बिलियरी स्टोन्स का कॉज बनता है। ठीक है। गॉल स्टोन्स जिसे हम कहते हैं, तो उससे गॉल स्टोन्स, जो हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, और उसका रेट है 20 ml पर डे। ठीक है। ऐसे ये 3 फंक्शंस हैं। सो आज हम लेक्चर का लास्ट पार्ट कवर कर रहे हैं कि एनामोलीज ऑफ गॉल ब्लैडर। कुछ बेसिक एनामोलीज है, ये आपको AIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। 4th ईयर स्टूडेंट्स अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ये बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट पॉइंट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो फर्स्ट एनामोली इज एब्सेंस ऑफ गॉल ब्लैडर। ये वेरी रेयर है कि गॉल ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होना। सेकेंड एनामोली इज डबल और ट्रिपल गॉल ब्लैडर, एक की जगह पे 2 या 3 गॉल ब्लैडर रहना, ये भी बहुत रेयर एनामोलीज है। ट्रिपल गॉल ब्लैडर के आज तक सिर्फ 14 से 15 केसेस नोटेड है पूरे वर्ल्ड में सो फार। सो ये भी बहुत रेयर एनामोली है। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं। इसमें सिस्टिक डक्ट एक हो सकती है, कॉमन हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। देन थर्ड इज वांडरिंग और फ्लोटिंग गॉल ब्लैडर, मतलब गॉल ब्लैडर फ्लोट होता रहता है, वांडरिंग यानी घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी अनयूजुअल लॉन्ग मेसेंट्री के कारण, उसकी मेसेंट्री लॉन्ग रहती है कुछ केसेस में। ये भी एक रेयर है एनामोली, बट ये हो सकता है। एंड दिस कैन लीड टू GB टॉर्शन, टॉर्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। ये भी बहुत रेयर एंटिटी है, बट ये वॉन्डरिंग गॉल ब्लैडर में मिलता है। ये आपको AIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेयर क्वेश्चन है, बट इम्पॉर्टेंट है कि गॉल ब्लैडर टॉर्शन कौन से एनामोली में देखने को मिलेगा। तो ये फ्लोटिंग गॉल ब्लैडर या फिर वॉन्डरिंग गॉल ब्लैडर इस केसेस में आपको देखने को मिलेगा। देन फोर्थ इज फ्राइगियन कैप। ठीक है। फ्राइगियन कैप आपको मैं आगे अपकमिंग डायग्राम्स में दिखाऊंगा कि ये कैसे अपीयरेंस रहता है फ्राइगियन कैप का। देन एब्सेंस ऑफ द सिस्टिक डक्ट। ठीक है। एब्सेंस ऑफ द सिस्टिक डक्ट, कभी कभी क्या हो जाता है, सिस्टिक डक्ट शॉर्ट हो जाती है या फिर एब्सेंट रह जाती है, तो फिर गॉल ब्लैडर डायरेक्टली कॉमन हेपेटिक डक्ट को अटैच हो जाता है। ठीक है। और कुछ सारे
इसमें एक्सेसरी डक्ट ऑफ लुश्का प्रेजेंट हम हो सकती है। हमने पहले भी देखा कि डक्ट ऑफ लुश्का 10% केसेस में हमें देखने को मिल सकती है। देन ये एब्सेंस ऑफ सिस्टिक डक्ट हो गया। उसके बाद लॉन्ग सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट लॉन्ग होते हैं, मोर देन यूजुअल लेंथ से ज़्यादा हो जाती है। और लोअर इंसर्शन इनटू सीबीडी, मतलब जो इसका इंसर्शन रहता है नॉर्मल साइड से भी नीचे जाके, मतलब डिओडिनम के भी पीछे जाके, पैनक्रियास के नज़दीक जाके, जैसे कि ये सिस्टिक डक्ट कितनी लॉन्ग हो जाती है, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट को जाके पैनक्रियास में मिल जाती है। ये भी एक एनामोली बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। देन एंटेरियर सिस्टिक आर्टरी में भी प्रेजेंट। हमने देखा था कि सिस्टिक आर्टरी पीछे से जा रही थी कॉमन हेपेटिक डक्ट के, बट कभी कभी वो एंटीरियरली देख सकते हैं। 15% केसेस में कॉमनली देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इज मोइनिहान्स कैटरपिलर हम्प। ये मैं आपको बताने से अच्छा मैं आपको डायग्राम में अच्छे से बता पाऊँगा। देन नेक्स्ट इज जीबी डाइवर्टिकुलाई। नेक्स्ट इज मल्टी सेप्टेड गॉल ब्लैडर। ये भी डायग्राम में आपको अच्छे से बताऊँगा। एक्टोपिक गॉल ब्लैडर की नॉर्मल साइड से कहीं और होना, ये भी बहुत रेयर है। एंड नेक्स्ट इज बिलियरी एट्रेशिया। ठीक है, सो मैं आपको फर्दर डायग्राम्स में इन सारी चीज़ों को कवर करता हूँ। सो दिस इज़ अ ट्रिपल गॉल ब्लैडर। देखिए इसमें 3 गॉल ब्लैडर आ गए और पोस्ट कोलेसिस्टेक्टोमी। और इन 2 गॉल ब्लैडर के कॉमन सिस्टिक डक्ट है। ये तीसरे ने एक एक्सेसरी डक्ट दिया और इसकी एक अलग सी डक्ट और एक है। ठीक है, तो ये एक एनामोली है ट्रिपल गॉल ब्लैडर की। ये है फाइग्रियन कैप, जो पुराने एशियन सोल्जर्स अपने कैप की तरह पहनते थे, तो उसी की तरह ये अल्ट्रासाउंड पिक्चर है। इसमें ये गॉल ब्लैडर है जो ब्लैक शैडो दिखाई दे रही है। प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या रहता है, जहाँ जहाँ हमें फ्लूइड है वहाँ हमें ब्लैक देखने को मिलेगा, जहाँ पे एयर है वहाँ हमें ब्लैक शैडो देखने को मिलेगी। ठीक है, शैडो मिलेगी। सो इसमें भी हम देख पा रहे हैं एक फाइग्रियन कैप की तरह एक एनामोली है। ये भी एक कैप की तरह ही है। ठीक है, ये फाइग्रियन कैप है। ये इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये फंडस और ये फाइग्रियन कैप एक कैप की तरह है। ठीक है, देन ये है एब्सेंस ऑफ सिस्टिक डक्ट। देख रहे हैं गॉल ब्लैडर डायरेक्टली अटैच हो गया है कॉमन हेपेटिक डक्ट को और डायरेक्ट फॉर्म कर दिया है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, इसके बाद लो इंसर्शन हमने देखा था कि लोअर इंसर्शन रहता है ऑफ सिस्टिक डक्ट, मतलब सिस्टिक डक्ट इतनी लॉन्ग हो गई है कि एकदम पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज की आउटलाइन है, पैनक्रियाज के अंदर जाके कॉमन हेपेटिक डक्ट को इंसर्ट करके छोटा सा कॉमन बाइल डक्ट बना रही है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एंटेरियर सिस्टिक आर्टरी। ये कई सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि सिस्टिक आर्टरी एंटेरियरली प्रेजेंट होगी। ये कैलॉट्स ट्रायंगल है। हमने पहले भी देखा था कि ट्रायंगल के पिछले साइड से राइट हेपेटिक आर्टरी एक ब्रांच देती है जिसे सिस्टिक आर्टरी कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे इधर राइट हेपेटिक आर्टरी है, बट इन केसेस में ऑलमोस्ट 15% केसेस में हेपेटिक आर्टरी एंटेरियरली रहती है। ठीक है, सॉरी सिस्टिक आर्टरी एंटेरियरली रहती है। नाउ दिस इज मोइनिहान्स कैटरपिलर हम्प, जो हमने देखा था मोइनिहान्स कैटरपिलर हम्प। आपको हिपेटोसिस्टिक डिसीजेस में मोइनिहान्स हाइपोथेसिस मिलेगा, मोइनिहान्स साइन मिलेगी, मोइनिहान्स कैटरपिलर हम्प मिलेगा, मोइनिहान्स ऑपरेशन मिलेगा। मोइनिहान्स बेसिकली एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने गॉल ब्लैडर और हिपेटोबिलियरी डिसीजेस के ऊपर बहुत काम किया था। ये आपको कैलॉट्स ट्रायंगल दिख रहा है, ये आ गई आपकी हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर। इसने लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी की एक ब्रांच दी और पीछे से ये राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच दी। बट इस ब्रांच ने क्या किया, एक कैटरपिलर की तरह एक हम्प, कैमल का हम्प कैसे रहता है ऐसे कैटरपिलर की तरह एक हम्प या फिर एक आउट पाउचिंग जैसा एक कर्व दे दिया। ठीक है, ये कर्व एक तो सिस्टिक आर्टरी का भी हो सकता है, ये कर्व यहाँ पर भी, और राइट हेपेटिक आर्टरी का भी हो सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कई बार लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में हम इस बेसिक हम्प को हम सिस्टिक आर्टरी समझ के लाइगेट करते हैं, तो ये होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी हम देखते हैं, स्ट्रासबर्ग्स क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी, आपको फर्दर लेक्चर्स में मैं बताऊंगा। तो ये मोइनिहान्स हम्प है, एक कैटरपिलर टर्न है। ठीक है, ये है गॉल ब्लैडर डाइवर्टिकुला, ये अल्ट्रासाउंड के ही इमेजेस हैं। ये आपको गॉल ब्लैडर दिख रहा है, एक हाइपोइकोइक एरिया है, पाउच पियर शेप पाउच है और इसमें एक आउट पाउचिंग है, डाइवर्टिकुला है। ठीक है, ये भी एक अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, ये MRCP इमेज है, मैग्नेटिक रेडियो
कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राम, इसमें भी एक आउट पाउचिंग इमेज है MRCP में। ये डाइवर्टिकुला है। ये मल्टी सेप्टेड गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर है हाइपोइकिक और इसमें मल्टीपल सेप्टेशंस आ गए हैं बीच में। ये भी एक अल्ट्रासाउंड इमेज है। ये मल्टीपल सेप्टेशंस है ऐसे, ठीक है। और ये लास्ट देखेंगे कि बिलियरी एट्रेशिया। एट्रेशिया यानी क्या कि उसका कंट्रैक्शन होना या फिर उसका पुअर डेवलपमेंट होना, किसी भी चीज़ का पुअर डेवलपमेंट या कंस्ट्रिक्शन कंट्रैक्शन होना, नॉर्मल साइज से श्रंक हो जाना। तो आप देख पा रहे हैं ये एबनॉर्मल गॉल ब्लैडर एट्रेशिया है, ये छोटा हो गया। ये हेपेटिक डक्ट भी छोटी हो गई, ये कॉमन बाइल डक्ट भी छोटी हो गई। इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसमें एक कसाई क्लासिफिकेशन आता है, बट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएट में जनरल सर्जरी में जाओगे